इकाई एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिभाषा क्षेत्र प्रकृति व स्वायत्त विषय प्रस्तावना 1.1 उद्देश्य 1.2 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ 1.3 1.4 परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र 15 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति 1.6 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में 1.7 1.8 नामकरण की समस्या 1.9 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा राष्ट्रीय राजनीति 1.10 सारांश 1.11 शब्दावली 1.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 1.13 संदर्भ ग्रंथ 1.14 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री 1.15 निबंधात्मक प्रश्न 1.1 प्रस्तावना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्र कर्ता अपने स्व प्रस्तावित राष्ट्रीय हितों और अपने उपलब्ध शक्ति संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अपनी नीति और भूमिका का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय हित की प्राप्ति की संभावना से ही राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के संपर्क में आते हैं। इन्हीं संबंधों की समष्टि को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। लौकिक जगत से जुड़ी अन्य वस्तुओं की भांति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी परिवर्तनशील है, क्योंकि पर्यावरण के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और तथ्यों के अध्ययन के लिए अनेक तरीके या उपागम अपनाए जा सकते हैं। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। 1.2 उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक के 5 दशकों में राष्ट्रों को इस बात का भली भांति एहसास हो गया है कि युद्ध से विध्वंस ही हो सकता है, किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं। अब राष्ट्र परस्पर जुड़कर विकास की यात्रा तय करना चाहते हैं। इस सोच में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या राष्ट्रों के मध्य राजनीति कुछ ज्यादा सक्रिय और ज्यादा जीवंत हो गई है। इस इकाई का उद्देश्य अध्येता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सामान्य परिचय देना है। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, उसके स्वरूप तथा क्षेत्र से परिचित हो सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभेद कर सकेंगे। 1.3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ पहले यूरोप की राजनीति से ही लिया जाता था। उस समय समूचे विश्व में यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीति छाई हुई थी। एशिया तथा अफ्रीका में आर्थिक एवं औपनिवेशिक विस्तार के लिए यूरोपीय राज्य युद्ध तथा कूटनीतिक दाव पेचों में व्यस्त थे। यूरोपीय देश शक्ति संपन्न थे, उनकी औद्योगिक प्रगति हो चुकी थी तथा उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं थी। इसके विपरीत गैर यूरोपीय देशों की राजनीति बहुत कुछ शांत तथा स्थानीय थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से वातावरण बदलने लगा। 1919-1945 के बीच विश्व के एक बड़े भाग में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अणुशक्ति ने राष्ट्रों की राजनीति और सामरिक नीति को एक नया मोड़ दिया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। विश्व तथा अफ्रीका का प्रभाव एवं प्रभुत्व तेजी से बढ़ा और उनकी उपेक्षा करना साम्राज्यवादी देशों के लिए संभव नहीं रहा। इन सब क्रिया प्रतिक्रियाओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदल दिया तथा उसके आकार तथा आयामों को सही माने में अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल यूरोप मात्र की राजनीति नहीं रह गई और एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका विकास प्रारंभ हुआ। 1.4 परिभाषाएं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं ले रहे हैं, उसके बाद उसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करेंगे। हेंस मार्गेथा राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। फेलिक्स ग्रासह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन ही है। स्प्राउट स्वतंत्र राजनीति समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों अथवा हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। के डब्ल्यू थॉमसन राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। हार्टमैन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं के अध्ययन से है जिनके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों के साथ बैठाते हैं। बर्टन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सामान्य बातों के अतिरिक्त सभी घटनाएं और परिस्थितियां भी सम्मिलित हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है। हेंस मार्गेथाव का विचार है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख तत्व है। प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के लिए प्रयत्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है। शक्ति राष्ट्रीय हित को बढ़ाने, प्राप्त करने तथा कार्यान्वित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य है। मार्गेथाव का कहना है कि राष्ट्रों के बीच सभी संबंध राजनीतिक नहीं होते क्योंकि राष्ट्र साधारणतया ऐसे कार्य भी करते हैं जिनका संबंध शक्ति से नहीं होता। उदाहरण के लिए राष्ट्रों के अनेक कानूनी, आर्थिक, मानवीय और सांस्कृतिक कार्यकलापों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। मार्गेथाव का निष्कर्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों के समान शक्ति के लिए संघर्ष का ही नाम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे कुछ भी उद्देश्य हो पर उसका तात्कालिक उद्देश्य हमेशा शक्ति ही रहता है। मार्गेथाव के तर्क में बल अवश्य ही है, यद्यपि यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि शक्ति एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। राष्ट्र केवल शक्ति के लिए ही कोई राजनीति संचालित नहीं करते, साथ ही शक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। 1.5 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। फेलिक्स ग्रास, रसेल एच. फिफील्ड आदि विद्वानों ने राष्ट्रों की विदेश नीतियों के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति माना है। यह तर्क दिया गया है कि जब तक हम राष्ट्रों की विदेश नीतियों को नहीं समझ लेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते। इस प्रकार से यह बात स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा राष्ट्रों की विदेश नीतियों में अटूट संबंध है, पर एक बात जो नहीं मानी जा सकती वह यह है कि दोनों एक हैं अथवा विदेश नीतियों का अध्ययन मात्र ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। 4/238 N. Frederick A. Sounderman, The Linkage Between Foreign Policy and Interna. Theory and Practice of International Nations, New Jersey, 1966, pp. 16-23। फेरिंग और फा विदेश नीति के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पर्याय नहीं माना जा सकता, क्योंकि विदेश नीति की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, जिसमें विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त और भी अनेक विषयों का अध्ययन शामिल है। यह बात सच है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा महत्वपूर्ण ढंग से विदेश नीति द्वारा की जाती है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की यह महत्वपूर्ण सामग्री है, पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन न केवल यह जानने का प्रयत्न करता है कि अमुक देश की विदेश नीति क्या है, पर यह भी देखता है कि कौन कौन से तत्व उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।
अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमें विदेश नीति से निश्चित करने वाली प्रक्रिया से परिचित कराता है। विदेश नीति के अध्ययन को ही सब कुछ है मानने के पीछे धारणा यह है कि विदेश नीति के निर्धारक व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को बनाने, बिगाड़ने व मोड़ने वाले होते हैं। वे लोग इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी नीति निर्माताओं को कोई विशिष्ट नीति अपनाने के लिए बाध्य कर देता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तथा विदेश नीति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की जानकारी भी शामिल है। क्विंसी राइट ने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अंतर्गत जिन बातों के अध्ययन को शामिल किया है वे इस प्रकार से हैं: विश्व में तनाव एवं हलचल की सामान्य दशा, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में राज्यों की पारस्परिक निर्भरता की मात्रा, कानून एवं मूल्यों का सामान्य स्तर, जनसंख्या तथा साधन, उपज और खपत, जीवन के आदर्श तथा विश्व राजनीति की स्थिति। इन सभी बातों के कारण हेरल्ड तथा मार्गरेट स्प्राउट ने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक उपविभाग बताया है। कुछ अन्य विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को अपेक्षाकृत विस्तृत या सीमित किया है। चार्ल्स स्लेशर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सभी अंतर्राज्य संबंधों को शामिल किया है, यद्यपि वह यह मानता है कि इस प्रकार के सारे संबंध केवल राजनीतिक ही नहीं होते। पाल्मा परकिंस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सीधा संबंध राज्य प्रणाली से जोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में विचारधारा और राष्ट्रीयता का भी प्रमुख स्थान है। विचारधारा आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख सूत्रधारों में से हैं। साम्यवाद, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि विचारधाराएं अपने आप में प्रबल शक्तियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर इनका प्रमुख प्रभाव रहता है। एशिया तथा अफ्रीका की राजनीति बहुत कुछ राष्ट्रीयता की राजनीति है, जिसका संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निश्चित प्रभाव पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनसे संबंधित उप संस्थाएं भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उससे संबंधित अन्य विशिष्ट संस्थाओं का विश्व राजनीति के क्षेत्र और साधन दोनों रूपों में अपना स्थान है। शांति और युद्ध जैसे विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में अपने आप ही शामिल हो जाते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि जिस देश से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा उसे एक वैज्ञानिक विषय बनाने के लिए सिद्धांतों की खोज हो रही है, उसके आधार पर अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने क्षेत्र में विभिन्न विषयों को समेटने और अपना क्षेत्र समुचित रूप में व्यापक करने को प्रयत्नशील है। 1.6 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों की राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए आपसी संबंधों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं, उसी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 आवश्यक तत्व होते हैं: 1. राष्ट्रीय हित, 2. संघर्ष और 3. शक्ति। राष्ट्रीय हित उद्देश्य है, संघर्ष स्थिति विशेष है और शक्ति उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का विशेष महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय समाज में संघर्ष की स्थिति बनी ही रहती है, अतः शक्ति के माध्यम से सामंजस्य की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। संघर्ष की निरंतर उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि संसार के देश हमेशा एक दूसरे से टकराव रखते हैं। जिन देशों के हित समान होते हैं उनमें सहयोग भी होता है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों ही शामिल हैं।
सहयोग भी देखा जाए तो अंतिम रूप से संघर्ष का ही परिणाम है, क्योंकि एक, जिन देशों के हित परस्पर समान होते हैं वे आपस में सहयोग इसलिए करते हैं कि दूसरे राष्ट्रों के संघर्ष पर विजय पा सके, और 2. सहयोग की आशंका इसलिए की जाती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्वभावतः संघर्षपूर्ण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य किसी भी राजनीति की तरह एक निरंतर क्रिया है, ऐसी क्रिया जिसमें संघर्ष के केंद्रीय स्थान प्राप्त हैं। 1.7 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक स्वतंत्र शास्त्र माना जा सकता है अथवा नहीं, इस संबंध में काफी मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वान इसे इतिहास का एक विशिष्ट विषय मानते हैं क्योंकि इस विषय का जन्म इतिहास के भिक्षु के रूप में हुआ है। वेल्स यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पहले प्रोफेसर अल्फ्रेड जेमिन एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ थे। इसी प्रकार अनेक विद्वान इसे राजनीति शास्त्र के व्यापक विज्ञान का एक स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं। जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय मानते हैं उनमें से प्रमुख हैं A.W. मैनिंग, क्विसी राइट, हाफिसन। A.W. मैनिंग का प्रमुख तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक वृहत विषय तथा विशाल सामाजिक विश्व का अंग है। इस संबंध में वो 3 बातें कहते हैं। 1. सामाजिक विश्व के अंतर्गत संपूर्ण संसार में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक जाल है, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वतंत्र अध्ययन जरूरी है। 2. इसके लिए एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण जरूरी है और यह दृष्टिकोण तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम एक स्वतंत्र विषय न मान लें। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें समझने तथा सही संदर्भ में परखने तथा उनकी दिशाओं को जानने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तीन, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटनाओं के सही स्वरूप को न समझ सके तथा समस्याओं के समाधान की दिशा में समुचित रूप से विचार न कर सके, तो इसके अध्ययन का कोई लाभ नहीं होगा। क्विसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय आज दूसरे विभिन्न विषयों से लाभ उठाकर समन्वय का ढंग अपनाते हुए लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। हाफिसन यह प्रतिस्थापित करना चाहते हैं कि हम राज्यों के आंतरिक मामलों का विवेकपूर्ण अध्ययन तभी कर सकते हैं जब उनकी बाह्य क्रियाओं का विशद, गहन और समुचित अध्ययन करें। स्पष्ट है कि इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में उतना ही मान्य है जितना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र में। कैपर जॉनसन ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम इतिहास अथवा राजनीति शास्त्र का अंग नहीं मान सकते क्योंकि इसका क्षेत्र उनसे कहीं अधिक व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र जो सामग्री इकट्ठी करता है वह दूसरे शास्त्रों की सामग्री से भिन्न है। अतः सामाजिक विज्ञान में उसे एक स्वतंत्र शास्त्र मानना न्याय संगत है। P.D. मिचेंट, रॉबर्ट लारेंग, कैप्लान, जॉर्ज केनन आदि विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं हैं। विरोध में निम्नलिखित तर्क दिया गया है। 1. पहला तर्क यह दिया जाता है कि किसी भी शास्त्र के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है: निश्चित अध्ययन सामग्री, स्पष्ट गवेषणा पद्धति और सर्वमान्य सिद्धांत का विकास। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। 2.
दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कार्य राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों और उनके प्रेरक तथ्यों का पूरा अध्ययन करना है, और यह अध्ययन वह स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, अपितु उसे राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र दर्जा देना ठीक नहीं है। कैप्लान इसे राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र के विकास के रूप में मानना चाहता है। दोनों पक्षों के तर्कों की व्याख्या के उपरांत निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं: 1. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अध्ययन सामग्री लगातार बढ़ रही है और इसका स्वरूप इतना जटिल तथा विशिष्ट बनता जा रहा है कि यह विषय किसी अन्य शास्त्र जैसे राजनीति शास्त्र, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय कानून या अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं रह सकता। 2. आज भले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वतंत्र रूप पर संदेह किया जाए, लेकिन कल ऐसा नहीं रहेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए सिद्धांतों का विवेचन होने लगा है। 1947 में प्रकाशित पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में मार्गेथाउ ने पहली बार एक व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो यथार्थवादी कहलाता है। विभिन्न राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए पृथक विभागों की स्थापना की गई है। विकासशील देश तक इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए भारत इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाने की ओर एक साहसिक कदम है। नामकरण की समस्या 1.8 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय को व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मामले तथा विश्व राजनीति आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुधा इन शब्दों का प्रयोग यथार्थवादी रूप में किया जाता है, जो कि गलत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफी व्यापकता पाई जाती है। उसके अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज एवं अन्वेषण संबंधी और इसी प्रकार के सभी संबंध आ जाते हैं। इन शब्दों से वास्तव में विविध राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग, क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है। यह शब्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और निजी दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय क्रियाओं की विस्तृत विविधताओं की ओर संकेत करते हैं। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली मुख्यतः राज्यों के राजनीतिक संबंधों तक सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इस प्रकार से हम देखते हैं व्यापक संबंधों को बोध होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक विशेष प्रकार का। जॉन बर्टन का कहना है कि विश्व राजनीति के संबंध में हम जिन जिन बातों का अध्ययन करते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध सही शब्दावली नहीं है। बर्टन के अनुसार यह शब्दावली केवल राज्यों के राजनीतिक संबंधों को बताती है। इस लेखक का यह विश्वास है कि ऐसे अनेक गैर सरकारी संबंध और ऐसी बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं जिनके विश्वव्यापी महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बर्टन का यह कहना ठीक ही है कि संसार के लोगों की विभिन्न समस्याओं की गहन जानकारी के लिए विभिन्न देशों के लोगों के सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के संबंधों का अध्ययन आवश्यक है। पर बर्टन के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व समाज के सूचक हैं। इस संबंध में दो प्रमुख कठिनाइयां हैं। 1. विश्व समाज को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पर्याय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि विश्व समाज शब्दावली से किसी विषय के अध्ययन के क्षेत्र का पता लग सकता है, पर उसे स्वयं कोई अध्ययन का विषय नहीं माना जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शब्दावली स्वयं में एक अध्ययन विषय की द्योतक है। 2.
आज की बदलती हुई परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक बनाने की जरूरत है, तथा आवश्यकता इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन तमाम बातों को शामिल करने का है जो हमारे परंपरागत अध्ययन में अब तक छूटी रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा राष्ट्रीय राजनीति 1.9 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निषिद्ध विधियों की संख्या राष्ट्रीय राजनीति में निषिद्ध विधियों के मुकाबले बहुत कम है। उदाहरण के लिए हिंसा, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कानूनी रोक रहती है, पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कम से कम सिद्धांत रूप में युद्ध की अनुमति उपलब्ध है। कुछ समय पहले तक युद्ध में किया जाने वाला ऐसा कोई काम निषिद्ध नहीं माना जाता था जिससे कि विजय प्राप्त होने की आशा हो। इसे युद्ध विधि में सैनिक आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय राजनीति का आधार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधारण तथा राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून से अधिक व्यापक है। इस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा अधिक व्यवस्था तथा नियमितता पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख उद्देश्य यह रहता है कि इसमें भाग लेने वाले समूहों का अस्तित्व बना रहे। प्रभुता संपन्न राज्य का अस्तित्व बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख ध्येय है। किंतु राष्ट्रीय राजनीति में किसी संप्रभुता संपन्न राज्य के अस्तित्व को कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं होता। अधिक से अधिक किसी ऐसे समूह के अस्तित्व को खतरा हो सकता है जिसके हाथों में किसी विशेष समय पर सत्ता की बागडोर हो। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संचालन व्यवस्था राष्ट्रीय राजनीति की संचालन व्यवस्था से भिन्न है। राष्ट्रीय राजनीति को एक ऐसी शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिसमें शांतिपूर्ण कानून निर्माण और प्रशासन होता हो, समय समय पर चुनाव होते हों और राज्य की सरकार में किसी न किसी प्रकार का स्थायित्व हो। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विशेष रूप से युद्ध और युद्ध के खतरे की दृष्टि से देखा जाता है। परंतु इन अंतरों के बावजूद भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ समानता भी है। दोनों ही क्षेत्रों में शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। देशों का आंतरिक शक्ति संघर्ष कभी कभी गृह युद्ध को जन्म देता है। गृह युद्ध का संबंध राष्ट्रीय राजनीति से होता है और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से होता है। क्विंसी राइट का मत है कि प्रभुता संपन्न राज्यों के बीच की राजनीति को एक संकीर्ण अर्थ में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जा सकता है। राइट का यह भी मत है कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता समाप्त हो जाने पर ही हम सच्चे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात सोच सकते हैं, परंतु 1945 से आज तक की अंतर्राष्ट्रीय